ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 7373। उसने मेरे साथ मिलकर हारून के हाथ पश्त पर मोड़े और इन्हें अच्छी तरह एक आज़ारबांद से बांधा। ये आज़ारबांद उसके झूले से ही निकला था। उसके बाद उसने हारून के लिबास की तलाशी ली। उसके कुर्ते की बगली जेब से एक रुमाल, एक छोटा जेबी चाकू और थोड़ी सी करेंसी निकली। करेंसी देखकर मैं फिर चौंका। मुझे लगा इन नोटों में कुछ अजनबी नोट भी शामिल थे। गालिबन वो इंडियन थे। इंडियन करेंसी इस शख्स की जेब में, ये खासा अहम सवाल था। न जाने क्यों मुझे लगने लगा कि मैं इंडियन बॉर्डर के आसपास कहीं हूँ। सरहदी इलाकों में इस किस्म के जंगली रकबे भी आम पाए जाते हैं। वहाँ स्मगलिंग वगैरह का धंधा भी होता है। हारून नामी शख्स की जेब से गैर मुल्की करेंसी का निकलना कई मकानात की तरफ इशारा करता था। इनकी स्मगलिंग का इम्कान भी शामिल था। इन लम्हों में एकदम इमरान की शिवे में मेरी निगाहों में उभरी और सीने में दर्द की एक शदीद केस बेकराह करब बनकर फैल गई। वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ होता तो उसकी मुतजस्सिस फितरत यकायक अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाती। वो खुदाई फौजदार बन जाता और फौरन इस अमर की सुराग रसानी शुरू कर देता कि इस मुछेल देहाती की जेब में इंडियन करेंसी कैसे आई। इमरान के ख्याल के साथ ही मेरे सीने में मौजूद दुख का समंदर कुछ और भी बिफर गया। आंसू आंखों के बंद तोड़कर बहर निकलने को बेताब हो गए। कुछ ही देर बाद हम ये तारीख को छोड़ने के लिए तैयार थे। बारिश थमी हुई थी। बस किसी वक्त बारीक फुहार पड़ने लगती थी। अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उजाले की आमेजिश हो रही थी। सुल्ताना ने छोटा झूला मेरी तरफ बढ़ाया और बड़ा खुद अपने कांधे से लटका लिया। वो जल्द से जल्द यह जगह छोड़ने की ख्वाह थी। हम खूह से निकले और नम जमीन पर एहतियात से पाँव रखते हुए दरख्तों में आगे बढ़ने लगे। हवा चलती तो शाखों से बहुत सा पानी जड़कर हमारे ऊपर गिरता और लगता कि बारिश फिर शुरू हो गई है। भीगे हुए घोंसलों में परिंदों ने हौले हौले बोलना शुरू कर दिया था। मैं सुल्ताना से एक कदम पीछे चल रहा था। वो किसी शिकारी जानवर की तरह चौकस नजर आती थी। उसने अपने कपड़े के झोले में कुल्हाड़ी इस तरह रखी हुई थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे फौरन बाहर निकाल सकती थी। मेरे वाले झूले में भी कुल्हाड़ी इसी अंदाज में रखी हुई थी। कुछ ही देर पर उजाला फैल गया। बादलों के अंदर से कहीं कहीं नीला आसमान नजर आने लगा। रात भर की बारिश से सब कुछ उजला और निखरा हुआ नजर आता था। यह दीवानी लड़की न जाने मुझे कहाँ ले जा रही थी। वो देखो मेरू, वहां से जले हुए दरख्त शुरू हो जाते हैं। उसने उंगली की तरफ इशारा किया। मुझे जले हुए खुश्क दरख्तों के आसार नजर आए। सुल्ताना ने एक छोटे से कच्चे नीले टीले पर खड़े होकर अतराफ का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर एक सिमत का तयन करके बाएतमाद तरीके से आगे बढ़ने लगी। मैं खामोशी से उसके साथ चलता रहा। मैं जानता था कि इससे कहना कुछ भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ होगा। अगर मैं इसे कहूँगा कि वो उल्टा मुझे मकतूल आवाज़ समझने लगेगी और ऐन मुमकिन है ये गुमान करने लगे कि सर पर चोट आने की वजह से मैं होश व हवास खो बैठा हूँ। मैं चाहता था कि वो जिन लोगों के पास जाना चाह रही है उन तक पहुँच जाए। मुमकिन था कि वो लोग दोस्ताना रवैया ज़ाहिर करते और मेरी मदद को आमादा हो जाते। उनके ज़रिए मैं किसी मारूफ रास्ते पर पुख्ता सड़क तक पहुँच सकता था। एक बार मैं इस वीराने से निकल जाता, फिर सोचा जा सकता था कि मुझे क्या करना है। पुलिस तक पहुंचना है, किसी अजीज रिश्तेदार की मदद हासिल करनी है या खामोशी से फरार आतफ की खोज लगाना है। दूसरी सोच ये थी कि मैं रास्ते में ही किसी मुनासिब जगह पर लड़की से अलहदा हो जाऊं। इस बात का अंदेशा मौजूद था कि उसके साथ नलपानी नामी बस्ती जाकर मैं किसी और चक्कर में फंस जाता। इन्हीं सोचों में गलता में मुसलसल चलता जा रहा था। बल्कि धूप निकल आई थी। मेरा ख्याल है कुछ खा लेना चाहिए, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। लड़की ने एक सायादार दरख्त के नीचे खुश्क जगह देखकर कहा। वो भूख
रही थी और मेरे अंदर सफ़े मातम बिछी हुई थी। मेरी आंखों के सामने 2 मैयतें थीं, एक इमरान की, दूसरी वालदा की। मुझे लग रहा था मैं शायद हफ्तों तक कोई नवाला गले से नहीं उतार सकूंगा। सुल्ताना नामी वो लड़की दरख्त के गिरे हुए तने पर बैठ गई। उसने अपना झोला खोला। प्लास्टिक के एक सब्ज बर्तन के अंदर गोश्त के तले हुए टुकड़े थे, खुश्क चने और मीठी फलियां वगैरह भी थी। 2 बोतलों में साफ पानी था। झूले के सामान से अंदाजा होता था कि वो जहाँ से भी निकली है पूरी तैयारी से निकली है। इसके बेहद इसरार पर मैंने थोड़े से चने खाए और पानी पिया। पानी का जायका भी कुछ अजीब सा था। सुल्ताना बड़ी जल्दी में नजर आती थी। वो जल्दी जल्दी लुकमे ले रही थी। गाए बगाए उसकी निगाह बेसाख्ता अपने अकब में उठ जाती थी। उसे डर था कि कोई उसके पीछे आ सकता है। दिन की रोशनी में मैं उसे ज़्यादा वजाहत से देख सकता था। उसकी रंगत तांबे जैसी थी, रुखसार चौड़े थे और इनकी हड्डियां कुछ उभरी हुई थी। बिल्कुल दांत सफ़ेद, ज़रा से अंदर की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी सख्त जानी को ज़हर करते थे। वो जल्दी जल्दी लुकमे चबाते हुए बोली, पता नहीं बालू कहाँ होवेगा, क्या कर रहा होवे, उसने कुछ खाया भी होवेगा कि नहीं। उसने दूसरी तीसरी दफ़ा बालू का जिक्र किया था। रात को भी जब हम खो में थे, जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। उसने बड़बड़ाने अंदर वाले अंदाज में कहा था, बड़ी ठंड हो गई है, पता नहीं बालू कहाँ होवेगा। वो झूला समेट कर उठ खड़ी हुई। उसने मेरे सर की चोट का मुआयना किया, मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और हम फिर चल दिए। वो मुझे गुफ्तगू में शरीक करते हुए बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, आशम बालू को लेकर डेरे पहुंच गया होवेगा? हो सकता है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। वैसे वो जिम्मेदार तो बहुत है, उसे पता है कि मेरे बगैर बालू को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो एकदम सबको मुसीबत में डाल देगा। मैंने एक बार फिर सर हिलाते हुए इत्तफाक किया। उसने कुल्हाड़ी निकाल ली थी। जहाँ कहीं झाड़ जगाड़ ज़्यादा होता उसे काट कर आगे बढ़ जाती। यूँ लगता था वो इसी वीराने में पल बढ़कर जवान हुई है और इस जंग के नशेबो फराज उसके लिए हाथ की हथेली की तरह है। उसके अंदाज में बिला की चुस्ती थी। उसे चलते फिरते देखकर मैंने एक और बात महसूस की। न जाने क्यों मुझे लगा वो वाकई शादीशुदा है और उसका सडोल जिस्म दूध पिलाने वाली माँ जैसा है। मुझे उसकी सूती कमीज पर सामने की तरफ गिलाहट नजर आई। ऐसी गिलाहट कभी कभी उन माओ के कपड़ों पर नजर आती है जिनके जिस्म में कुदरत ने बच्चे की खुराक की फरावानी रखी होती है। हम जो ही एक झुंड से निकले, सुल्ताना के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। उसने एकदम अपनी उंगली से दूर कहीं इशारा किया और चेक वो देखो मैरू वो है डेरा। मैंने उसकी निगाह का ताक़ब किया। करीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर कदरे नशेब में किसी घर की छत नजर आ रही थी। उसके कच्चे घर को चारों तरफ से सब्ज दरख्तों ने ढांप रखा था। घर से थोड़े फासले पर एक खुला हुआ हाथा भी नजर आता था। उसके गिर्द मिट्टी की 4 दीवारी थी। मेरा ख्याल है तुम यहीं ठहरो, मैं अकेली जाती हूँ, सुल्ताना ने कहा। सवालिया नज़रों से मुझे देखा। ठीक है, मैंने कहा। ने अपना झोला उतार कर एक दरख्त की मोटी शाख से लटकाया और तेजी से दरख्तों में ओझल हो गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा। कुछ देर के लिए ज़हन में आया कि अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। जिस तरह इस वीरान जंगल में एक छोटा सा डेरा नजर आया है, ऐन मुमकिन था कि आगे भी कोई घर या जगह नजर आ जाती और मैं उसकी मदद हासिल कर सकता, लेकिन इसमें रिस्क भी था। मैं रास्ता खोकर भटक सकता था। कुछ देर तजब्जब में रहने के बाद मैंने सुल्ताना का इंतज़ार करने का फैसला किया। वो किसी आशम नामी
बंदे की बात भी कर रही थी। हो सकता था वो उसे लेने गई हो। ज़ाहिर है वो तो सुल्ताना की तरह ज़हनी बीमार नहीं हो सकता था। वो मुझे कुछ ठिकाने की बातें बता सकता था और ये भी बता सकता था कि ये लड़की असल में कौन है और उसके साथ क्या मसला है। मैं वहीं दरख्त के पास बैठ गया, अपना झूला झूल कर देखा। इसमें 2-3 मर्दाना जोड़े थे। पानी से भरी हुई एक छोटी बोतल थी, 2-4 सेब, अचार का डब्बा और खुश्क चने भी दिखाई दे रहे थे। एक तरफ कुल्हाड़ी रखी थी जो सबसे अजीब शय दिखाई दी, और एक सुर्ख रूसी जोड़ा था। गोटे किनारी वाले इस जोड़े को बड़ी एहतियात से तह करके एक दूसरे कपड़े में रखा गया था। इसके बाद मैं उठा और इर्द गिर्द दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सुल्ताना के शाख से लटके हुए झूले में ताका झांकी की। जख्मी हारून की तलाशी में मिलने वाली करेंसी नोट वाकई इंडियन थे। ये कुल मिलाकर कोई 200-250 रुपये बनते थे। इनमें पाकिस्तानी नोट कोई नहीं था। इसके अलावा सुल्ताना के झूले में कुछ ऐसा सामान भी नजर आया जो छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए होता है। 2-4 बिल्कुल छोटे फ्राक, जांगी और बनियान वगैरह। इसके अलावा प्लास्टिक के 1-2 खिलौने भी थे। मुझे यकीन होने लगा कि वो बार बार जिस बालू कर रही है वो उसका शीर ख्वार बच्चा ही है।